हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतीश गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल नीतीश गुप्ता में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो आपका है वो है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो पहला टॉपिक है उस पहले टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले देखिए, मैंने समझाने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंटली प्रयास किया है इसे, और हम बाद में पहुंचेंगे, अभी बोर्ड पर बाद में पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 एक्सिस होती हैं। कितनी एक्सिस होती हैं? 3। एक आपकी मान लीजिए, इसे हम मान रहे हैं एक्स अक्ष, इसे मान रहे हैं वाई अक्ष, और ये क्या है? जेड अक्ष। तो ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है या अक्ष है। इसे देखिए, मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दें, ये वाली जो एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली एक्सिस हमने मानी है एक्स अक्ष। ये जो आपको एक्सिस दिखाई पड़ रही है इसे माना है हमने वाई अक्ष। और ये जो आपको जो पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है आगे की डायरेक्शन में, इसे हमने माना है जेड अक्ष। तो देखिए किस प्रकार से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी एक विमीय गति की। तो एक विमीय गति क्या है? अगर कोई गति ऐसी है जो या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो रही है, एक्स अक्ष पर ही गति हो रही है, ये हम मान सकते हैं वाई अक्ष पर गति हो रही है, ये हम मान सकते हैं जेड अक्ष पर गति हो रही है। अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसकी गति एक्स, वाई और जेड किसी एक अक्ष के क्या है? अनुदिश है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की गति को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि इसकी गति को हम एक रेखा पर, किसी एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश अगर कोई गति हो रही है तो वो कैसी है? एक विमीय गति है, या हम कह सकते हैं 1 डायमेंशनल मोशन है। इसे हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, सरल रेखा में भी गति कहते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई गति किसी अक्ष के समांतर हो रही है तो किसी अक्ष के समांतर होने पर भी, किसी अक्ष के समांतर सरल रेखा में गति होने पर वो गति भी कैसी कहलाएगी? वो गति कहलाएगी आपकी एक विमीय गति, या हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी उसे कह सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी बताऊंगा। अगर किसी अक्ष के अंदर से किसी रेखा पर कोई गति हो रही है तो आप ध्यान रखिए वो कहलाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। अब हम आते हैं 2 डायमेंशनल मोशन पर। अभी हम धीरे धीरे सब डिस्कशन करेंगे। द्विविमीय गति क्या होगी? अगर कोई गति, अगर हम एक विमीय गति की बात करें तो एक विमीय गति में केवल एक कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, एक निर्देशांक होगा, केवल एक निर्देशांक में तो परिवर्तन होगा, और बाकी जो 2 निर्देशांक है, हम स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक्स वाई जेड 3 निर्देशांक लेते हैं, तो एक निर्देशांक जो है उसमें तो परिवर्तन होगा और बाकी 2 निर्देशांकों में परिवर्तन नहीं होगा। चाहे हम एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग लें, चाहे वाई अक्ष के अकॉर्डिंग लें, चाहे जेड अक्ष के अकॉर्डिंग लें। फिर से आप समझ सकते हैं, इसे हमने एक्स अक्ष माना है, इसे वाई अक्ष माना है, और ये जो पॉइंटर है उसे क्या माना है? हमने जेड अक्ष माना है। अब हम बात कर रहे हैं द्विविमीय गति की। अब द्विविमीय, इसे बोर्ड पर समझाने में आप समझ लें, बोर्ड हमारा कैसा है? द्विविमीय है, 2 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल तो हम इस पर समझा सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल समझाने में थोड़ी सी कठिनाई है, क्योंकि बोर्ड हमारा कैसा है? 2 डायमेंशनल है। इस पर एक एक्सिस क्या लेते हैं? जेड एक्सिस को हम कैसे लेंगे? तिरछा लेंगे। अब कोई गति इस प्रकार से हो रही है कि उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है, 2 निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है और तीसरे निर्देशांक में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। अब अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन को समझना चाह रहे हैं तो कोई गति ऐसी हो जो किसी तल में हो रही हो, जैसे एक्स वाई से मिलकर क्या बनेगा? एक्स वाई तल बनेगा,
बाई जेड से मिलकर क्या बनेगा, बाई जेड तल बनेगा, और एक्स जेड से मिलकर क्या बनेगा, एक्स जेड तल बनेगा। तो इसमें देखिए ऐसी कोई गति जो किसी तल में हो रही हो, यह हम कह सकते हैं जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन हो रहा हो, दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा हो और तीसरे निर्देशांक में परिवर्तन नहीं हो रहा हो। तो इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाती है, इस प्रकार की गति आपकी टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है। अब तीसरा आप देखिए, तीसरा आपकी कहलाती है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल जो मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, इसमें वस्तु जब गतिमान होती है तो वस्तु के गतिमान होने पर इसमें x, y, z जो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिन्हें हम निर्देशांक कहते हैं, x, y, z और तीनों निर्देशांक जो होते हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में जब हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीनों डायरेक्शन, जो तीनों x, y, z एक्सिस है, इनके सापेक्ष स्थितियां क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लगातार चेंज होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं। उस उदाहरण को समझने के लिए बहुत बड़े रूप में तो देखें, तो ये कमरा है और थ्री डायमेंशनल मोशन जो होती है वो स्पेस में होती है। किसमें होती है, स्पेस में होती है। आकाश शब्द बोल देते हैं, स्पेस में होती है ये। तो इसमें आप देखिए एक ऐसा इंसेक्ट है जिसे हम कीड़ा कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये कीड़ा जो है, मान लीजिए वो गति कर रहा है, चल रहा है, मतलब ये उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। तो अगर ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, इस डायरेक्शन में, ये आपकी क्या है, एक्स अक्ष है, तो ये गति कैसी हो गई, एक विमीय गति हो गई। बाई डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे तो ये कैसी गति हो गई, ये भी आपकी हो गई, एक विमीय गति हो गई। और जेड के अनुदिश चलना शुरू कर दे तो इसकी गति कैसी हो गई, तब इसकी गति हो गई एक विमीय गति। अब आते हैं द्विविमीय गति के लिए। अभी ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको समझाने का प्रयास किया, अभी हम सब लिख रहे हैं, बना के भी बताएंगे। अब आप देखिए इसे हमने क्या माना है, देखिए ध्यान दीजिए, इसे हमने माना है एक्स एक्सिस और इसे माना है वाई एक्सिस। तो ये वाला जो सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सामने वाला सरफेस, ये जो प्लेन है या ये जो तल है, ये तल आपका कहलाएगा एक्स वाई तल। और ये जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो अगर ऐसे चलना शुरू कर दे, यूं चलना शुरू कर दे, इसके तल पर ऐसे चलने लगे, यूं चलने लगे कहीं पर भी, तो यूं अगर इस तल पर ये चलने लगेगा, ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया एक्स वाई तल का, तो इस तल पर जब वो चलेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो अगर इस वाले तल पर, इस वाले को समझे, वैसे तो तल कितने हो गए, तीन हो गए, ये वाला आपका कौन सा एक्स वाई तल है। तो अगर वो एक्स वाई तल पर चलने लगे तो एक्स वाई तल पर जब वो चल रहा है तो उसकी गति कैसी है, द्विविमीय गति है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से मान लिया ये आपका एक्स है और ये जेड है, इधर चलने लगे, इस साइड पर चलने लगे, तो ये भी तल है, कौन सा एक्जेक्ट तल है, तब भी कैसी होगी, द्विविमीय गति है। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए ये वाला आपका जो तल है, ये वाला तल, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला तल, अगर ये ऐसे मूव करने लगे, इस साइड पर मूव करने लगे, यूं मूव करने लगे, तो ये क्या है, ये बाई जेड तल में चल रहा है और बाई जेड तल में चल रहा है, तो इसकी गति क्या है, द्विविमीय गति है। तो आपको समझ में आया होगा एक विमीय गति क्या है, द्विविमीय गति क्या है। अब ये जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, ये उड़ भी सकता है। अब ये यहां से उड़ने लगे और अगर इतने को स्पेस मान लीजिए जो बॉक्स रखा हुआ है, तो ये इंसेक्ट इतने स्थान में उड़ के कहीं पर आ जाए, जैसे मान लीजिए किसी समय ये यहाँ पर है या इसके अंदर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इसके अंदर जो आयतन है आप समझ ले स्पेस है, उड़ने के बाद वो कहीं पर भी है, अगर हम इतने स्पेस को मान रहे हैं तो उसकी पोजीशन जब होगी उड़ते समय, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे होंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे होंगे, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहे होंगे। इस स्थिति में उसकी गति कैसी होगी, त्रिविमीय गति होगी। और त्रिविमीय गति मैंने आपको बताया किसमें होती है, स्पेस में होती है। अब आइए देखिए, अब मैं आपको बोर्ड पर इसे एक्सप्लेन करके ठीक रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसे हम हटा दे रहे हैं, देखिए किस तरीके से।
इसमें आप देखिए, मैंने आपको बताया इस पर जब हम बनाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें केवल क्या है, इसमें केवल 2 अक्ष होती है। कितनी होती है? 2। जरा आप यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। एक्स, सॉरी, ये एक्स है, ये वाई है, और जेड को हम यहां पर कहां दिखाएंगे? यहां पर दिखाएंगे। देखिए, इसमें आप ध्यान दें, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या है? जेड अक्ष। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, 2 अक्ष तो इस पर स्पष्ट है, एक्स और वाई, और जेड अक्ष जो हम मानेंगे वो क्या होगी? इस तरीके से होगी, यूं होगी। चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल होने की वजह से इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरीके से जेड अक्ष मानना पड़ेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था, या तो इस अक्ष के अनुदिश ही चल रही हो, ठीक है नहीं, चाहे एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही हो। कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो यहां पर है, मूल बिंदु पर यूं चलने लगे, यूं चलने लगे, यूं चलने लगे, तो उसकी गति कैसी हो गई? उसकी गति एक विमीय गति हो गई। उसे हम कह सकते मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। या दूसरा मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर वो इसके पैरेलल भी चल रहा है, मैं रेड से ही बना रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे, इस तरीके से चलने लगे, मैं डॉटेड दिखा दे रहा हूं। अब इसमें क्या है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि आपको लगेगा कि किस तरीके से ये गति कैसे आपकी एक विमीय गति हो गई। एक विमीय गति इसलिए हो गई, अगर ये O है, ओरिजिन मानते हैं। अब आप देखिए, यहां पर है, तो ये तो y की वैल्यू हो गई। अब देखिए, यहां पर आया ये, तो y की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ग्राफ के अनुसार आप समझ रहे होंगे, लेकिन x की वैल्यू यहां से कहां पर पहुंच गई? यहां पर पहुंच गई। अब ये आगे बढ़ा, ये क्या कर रहा है? ये x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। अब ये यहां पर आए, तो y में तो कोई चेंज नहीं हुआ, y के मान में, जैसे हम इसे स्मॉल y मान लें, तो ये तो स्मॉल y रहा। यहां पर ये क्या हो गया? x1 हो गया। यहां पर इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? x2 हो गई। इसी प्रकार से अगर यहां पर आएगा, तो यहां पर आप देखिए, y कोऑर्डिनेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट है, उसमें क्या है? परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से जेड कोऑर्डिनेट में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो गति है, जो समांतर हो रही है, ये समांतर जो गति है, एक्स अक्ष के अनुदिश जो गति है, एक्स अक्ष के अनुदिश भी गति को हम क्या कह सकते हैं? इस गति को भी हम एक विमीय गति कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई गति ऐसे हो रही है, अगर इस प्रकार से गति हो रही है, देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये तो इसकी एक्स वैल्यू है, एक्स है ना। अब जब ये चल रहा है, थोड़ा ध्यान दें आप, चलने पर क्या होगा? ये यहां पर आया, यहां पर, तो ये बाई जो डिस्टेंस है या बाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गया, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ये यहां पर पहुंचा, जैसे ये मान लीजिए क्या हो गया? y1 हो गया, ये वाला क्या हो गया? y2 हो गया। तो यहां पर जब ये चलकर पहुंच रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए बाई अक्ष के समांतर होने वाले, ना तो इसके हम कह सकते हैं एक्स अक्ष मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन हो रहा है, और ना ही जेड कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की गति जो इसके समांतर हो रही है, चाहे एक्स अक्ष के समांतर हो रही है, चाहे बाई अक्ष के समांतर हो रही है, चाहे जेड अक्ष के समांतर हो रही है, इस प्रकार की जो गति होगी वो कैसी होगी? एक विमीय गति ही होगी। तो एक विमीय गति में देखिए, केवल मैं लिख रहा हूं, एक निर्देशांक कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। नंबर 2 देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं?
इसे सरल रेखा में, मैंने आपको समझाया था, सरल रेखा में गति भी कह सकते हैं। सीधी सड़क पर चलती हुई कोई कार है या कोई बॉल हम ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंक दें तो इस प्रकार की गति कैसी हो गई? एक विमीय गति हो गई। अब हम आ रहे हैं दूसरे पर, और वैसे मैंने सबसे बढ़िया आपको तरीका बताया, मैंने एक उड़ने वाला जो कीड़ा है उसके द्वारा मैंने आपको बताया था। अब देखिए हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की। इधर मैं बना दे रहा हूं, इधर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने समझाया 1 डायमेंशनल। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो होगा इस समय हम चर्चा कर रहे हैं 2 डायमेंशनल। जैसा हम मानते हैं, इसे हमने एक्स अक्ष मान लिया, इसे वाई अक्ष मान लिया और इसे क्या मान लिया? जेड अक्ष। ये आपका क्या होता है? मूल बिंदु होता है। अगर कोई जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, मैंने बताया कीड़ा है, वो क्या हो? यूं चलना शुरू कर दे, देखिए आप, वो इस तरीके से चलने लगे, वो इस तरीके से गति करने लगे, कहीं पर भी गति करने लगे, ऐसे गति करने लगे, इस प्रकार से गति करने लगे। ठीक है, जैसे वो चलना शुरू कर रहा है, यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, या मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पहले वो यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। तो आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ वगैरह में पढ़ा हो, जैसे हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दो इस पोजीशन की, इसके बाद वो पहुंचा यहां पर, मैं सेकंड को बता रहा हूं यहां पर। तो देखिए यहां पर जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे उससे अगर हम कंपेयर करें तो इंसेक्ट जब यहां पर पहुंचेगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? चेंज हो चुके होंगे, दोनों निर्देशांक क्या होंगे? चेंज हो चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया जिसमें 2 निर्देशांकों में परिवर्तन होता है वो गति आपकी कैसे कहलाती है? 2 डायमेंशनल गति कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए हम इस फर्श पर चल रहे हैं, ये जो फर्श है इस पर चलना है, ठीक है नहीं है? तो इस फर्श पर चलना है, या मान लीजिए कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो ऐसे चलने लगे, इस प्रकार से चलने लगे, यूं चलने लगे, ऐसे ना चले, यूं ना चले, किसी एक्सिस के अनुदिश ना चले। अगर एक्सिस के अनुदिश चलेगा तो मैंने आपको, एक्सिस के अनुदिश चलेगा या किसी जो अक्ष है उसके समांतर चलेगा, तो समांतर चलने में मैंने आपको बताया केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे मैंने आपको उदाहरण में यहां पर बता दिया है। तो इसमें देखिए द्विविमीय गति में क्या है? 2 निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, 2 निर्देशांकों में परिवर्तन होता है। और क्या हुआ? हम कह सकते हैं यह गति तल के अंतर्गत, प्रक्षेप गति भी इसका उदाहरण है, आप देखेंगे यह गति तल के अंतर्गत होती है। अब आते हैं हम त्रिविमीय गति में। तो बेटा जैसा मैंने आपको बताया था, त्रिविमीय में समस्या जो है मैं आपको बता ही चुका हूं। त्रिविमीय में समस्या ये है कि हमारे पास जो बोर्ड है वो कैसा है? 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल होने की वजह से हम इसे 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल तो आसानी से समझा देते हैं। और 3 डायमेंशनल में क्या है मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया ये जो कीड़ा है
मैंने आपको बताया ना, इसे अगर हम समझ लें, जैसे इसके अनुदिश चल रहा है, इसके अनुदिश चल रहा है, या फिर इस अक्ष के समांतर चल रहा है, समांतर चल रहा है जैसे मैंने बताया, या इस अक्ष के समांतर चल रहा है, तो एक विमीय गति हो गई। वो यूं चलना शुरू कर दे, जैसा मैंने आपको दिखाया, यूं चलना शुरू कर दे या यूं चलना शुरू कर दे जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कैसी हो गई? द्विविमीय गति हो गई, क्योंकि तल में हो रही। अब ये जो इंसेक्ट यहाँ पर था वो यहाँ से उड़ के यहाँ पर आ जाए, वो यहाँ से उड़ा और यहाँ से उड़ने के बाद यहाँ पर आ गया और ये लगातार उड़ता जा रहा है। तो ये गति किस में हो रही है? स्पेस में हो रही है। किस में हो रही है? स्पेस में, जिसे आकाश भी कह देते हैं, स्पेस में हो रही है। और इसमें जब जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स, तीनों में ही लगातार परिवर्तन होता जाता है। तो आप देखिए नंबर 1 हमें क्या पता चला? तीनों निर्देशांकों, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, में परिवर्तन होता है। और मैंने बताया यह गति, स्पेस शब्द है इंग्लिश का, क्या? स्पेस, आकाश कहते हैं हिंदी में, स्पेस में होती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको बताया, एक इंसेक्ट का उदाहरण ले लो, कीड़े का उदाहरण ले लो, जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो जब एक सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है नहीं, अगर वही कीड़ा सरल रेखा में गति कर रहा है, हम कह सकते हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, किसी अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, चाहे एक्स अक्ष हो, चाहे वाई अक्ष हो, चाहे जेड अक्ष हो, इसके अनुदिश गति कर रहा है, या किसी अक्ष के बिल्कुल पैरेलल समांतर गति कर रहा है, तो ये हो गई एक विमीय गति। दो अक्ष को मिलकर बनता है, क्या बनता है? आपका तल बनता है। अगर वो तल में गति कर रहा है ना, अगर वह तल में गति कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी? फिर द्विविमीय गति हो जाएगी। और वो कीड़ा अगर उड़ेगा, उड़ने पर क्या होगा? स्पेस में गति करने लगेगा, और स्पेस में गति करने पर उसकी गति क्या हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। तो बता रहा हूं चाल तथा वेग। चाल तथा वेग क्या है, इसके बारे में 9th क्लास में आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। एक बेसिक इसकी जो जानकारी है वो आपको है, होनी चाहिए। और 9th में जितना भी टॉपिक आपने 11th में पढ़ना है, इन सब की जो बेसिक जानकारी है वो 9th स्टैंडर्ड में है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मैंने 49 वीडियो जैसे हैं जो 9th के फिजिक्स से संबंधित अपलोड कर दिए हैं, उन वीडियोस को देखकर आप इनकी बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहला जो टॉपिक है, एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति, उसे समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके द्वारा उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उसे एक्सपेरिमेंटली भी समझाने का प्रयास किया है कि एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति क्या होती। अब चाल तथा वेग सबसे पहले हम आ रहे हैं। देखिए, इसमें से चाल और वेग के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जनरल जानकारी आपको ये है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। चूंकि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, इसी वजह से जो चाल है, चाल आपकी अदिश राशि है और जो वेग है वो कैसी है? सदिश राशि है। चाल या स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला जो टॉपिक है चाल, चाल पर आ रहे हैं। स्पीड, स्पीड सबसे पहले आप जान लें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका जो फार्मूला है, चाल बराबर हमारे पास होता है, स्पीड इक्वल टू होती, चाल इक्वल टू होता है दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। अगर हम समय का मान 1 ले लें, है ना, समय का मान 1 ले लें, एकांक ले लें, तो एकांक समय में चली गई जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
ठीक है नहीं। जैसे सपोज कीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास दिया होता कि चाल का मान कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में उस वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितनी है 1 मीटर है। तो एकांक समय में तय की गई जो दूरी है उसी को हम स्पीड या चाल कहते हैं। अब आप देखिए, अगर हम ये मान लें स्मॉल टी समय में चली गई दूरी कितनी हो एस हो, तो चाल v बराबर हो जाएगा एस अपॉन टी। एस हमने माना है, टी माना है समय, यानी टी समय में चली गई दूरी अगर एस है तो चाल बराबर हो जाएगा एस, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, तो v बराबर आ जाएगा एस अपॉन टी। मात्रक इसका आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड। अब आप देखिए इससे संबंधित एक आपका होता है, फर्स्ट है माध्य चाल, औसत चाल भी कहते हैं, औसत चाल। इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम बोल सकते हैं, ये आपका कहलाता है एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड। देखिए जब वस्तु गतिमान होती है तो गतिमान वस्तु जो है वो आवश्यक नहीं है कि वो एक समान चाल से ही चल रही हो, यानी एक समान चाल से चल रही हो। कहने का मेरा पर्पज ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि समान समय अंतराल में वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वो हमेशा क्या हो, एक समान हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक समान समय अंतराल में उसके द्वारा चली गई दूरी कैसी हो, अलग अलग हो। सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं बताने का। देखिए 1 सेकंड में 1 सेकंड ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। हो सकता है यहां पर 2 मीटर दूरी तय की हो, यहां पर 3 मीटर दूरी तय की हो, यहां पर फिर 2 मीटर दूरी तय की हो, यहां पर कितनी हो 5 मीटर दूरी तय की हो। यानी पहले सेकंड में 2 मीटर दूरी तय की हो, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर दूरी तय की हो, उससे अगले 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय की हो, और उससे अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की हो, 5 मीटर दूरी तय की हो। तो अगर हम इस स्थिति में क्या करते हैं, जितनी तय की गई दूरी है, कुल दूरी को, कुल दूरी जितनी है उससे हम कुल समय से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, माध्य चाल या औसत चाल निकल के आ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास 2 + 3 + 2 + 5, अगर हमें ऐड करना है कितना आएगा 12, और ये 12 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आया 12, और टाइम कितना लगा, ये टाइम लगा है 4 सेकेंड, तो 12/4 = कितना आएगा 3 आ जाएगा। यानी इसकी औसत चाल कितनी आ गई, इसकी औसत चाल आ गई 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अपॉन होता है कुल समय। इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v बार बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी समय में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी डेल्टा एस हो तो इसकी औसत चाल v बार लगा देते हैं, औसत के लिए लगाते हैं, माध्य के लिए लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में कुल समय डेल्टा टी में तय की गई दूरी, कुल दूरी का मान कितना हो डेल्टा एस हो, तो b बार बराबर आ जाएगा, b बार बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब जरा सेकंड पर थोड़ा ध्यान दें, इसे गंभीरता से लें। तात्क्षणिक, हिंदी में थोड़ा सा तात्कालिक भी कहते हैं, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस में इंग्लिश भी, जितने भी टर्म है सभी के लिए इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे, एवरेज स्पीड। जितने भी टर्म है टेक्निकल टर्म है उन सभी की इंग्लिश आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके आगे क्लासेज में आपको समस्या आएगी
जो बुक्स मिलेंगी, जितनी बुक्स आपको फिजिक्स में आगे प्राप्त होंगी अच्छे स्टैंडर्ड की, वो सभी क्या होंगी, इंग्लिश माध्यम में ही होंगी। तो इसलिए तात्क्षणिक चाल, तात्कालिक चाल भी कहते, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, समझने का मैं आपको बाई एग्जाम्पल थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए इसी की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ये मान लीजिए, अगर हम औसत चाल देखें तो औसत चाल जब हम निकाल रहे थे तो वो औसत चाल, जैसे मान लें ये पॉइंट हमारे पास ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था। कोई वस्तु गतिमान हुई, ए से कहां पर पहुंच गई, ए से बी तक पहुंच गई। तो ए से बी तक जब वस्तु कोई पहुंच रही है, तो अगर हम औसत चाल की बात करें तो ये जो एवरेज स्पीड है वो ना तो ए पर है और ना का है बी पर है। एवरेज का मतलब क्या है, आप औसत निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो आप देखिए, जैसे ये 1 सेकंड पे है और ये 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड पर है और ये कितना है, 3 सेकंड पे, और ये कितनी है, 4 सेकंड पर है। अगर इनके बीच का समय अंतराल है, जैसे आप ये मान लिए, इसके बाद क्या होगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, और ऐसे ही बढ़ते जाए तो क्या आएगा, 1.9 आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, फिर 2.9 आएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो इसी प्रकार से समय, मतलब 1 सेकंड के बाद आप समझे दूसरा सेकंड एकदम तो होगा नहीं। 1 सेकंड से दूसरे सेकंड का जो 1 सेकंड का समय अंतराल है वो कैसा है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, सूक्ष्म रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो यदि हम ऐसे मान लें, जैसे हमने कोई चाल ली, यहां पर हमने देखा 1 सेकंड पर हमने देखा, अब 1 सेकंड के जस्ट बाद, तुरंत बाद जो समय है वहां पर हमने चाल देखी। तो जो आप ये मान लें, इसके और इसके बीच का जो समय अंतराल है हमारे पास, ध्यान दीजिए, इसका ये 1 सेकंड पर है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो इनका जो समय अंतराल है वो ज्यादा है। अगर हम इनका समय अंतराल देखें तो 4 में से 1 निकाल दें, 3 सेकंड का अंतर है। अगर हम समय अंतराल की बात करें, समय का डिफरेंस, ये 1 सेकंड पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड समय अंतराल की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो समय अंतराल है डेल्टा टी का मान क्या हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस की उसमें डेफिनेशन में या परिभाषा में, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी जो समय अंतराल है उसका मान क्या है, 0 की ओर अग्रसर है। टेंड्स टू 0 को कहते हैं हम 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं वो समय अंतराल क्या है, बहुत सूक्ष्म है। और अति सूक्ष्म होने के कारण उसे हम क्या मान सकते हैं, उस स्पीड को जब हम मानेंगे तो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मान सकते हैं या तात्क्षणिक चाल हम उसे मान सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तब ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, इस स्पीड को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और क्या हो जाए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इसे हम कैलकुलस के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं डी एस अपॉन डी। तो तात्क्षणिक का मतलब समझे तुरंत, तात्कालिक, तत्काल जैसे शब्द आता है, तुरंत उसी समय जब हम बिल्कुल उसी क्षण, मतलब जब हम स्पीड का मान उसी मूवमेंट पर, उसी क्षण पर कंसीडर करेंगे या कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे,
तो उसमें हम डेल्टा टी टेंस टू 0 लेंगे और डेल्टा टी टेंस टू 0 होने पर उस समय जो आपको चाल प्राप्त होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, जो हमारे पास दूसरा है वो क्या है, वेग, वेलोसिटी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। किस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है आप देखिएगा। सबसे पहले हम आ जाए, अगर इसका फार्मूला हम देखें, वेग इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। अभी मैं दूरी और समय का आपको एक उदाहरण बता दूं, हालांकि बहुत आसान सी चीज है, लेकिन जनरली कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती है, आप लोग नहीं ध्यान देते हैं। कई कारण ऐसे रहते हैं, मान लीजिए 9th में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है पढ़ाई पर, केवल वो चीज़ें क्या की याद कर ली हैं, समझने का प्रयास नहीं किया है। तो देखिए, दूरी और विस्थापन की वजह से ही एक अदिश राशि है और एक कैसी है, सदिश राशि। मैं आपको एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। हमने एक बॉल ली, ऊपर की ओर फेंक दी, ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंक दी, वो 10 मीटर ऊपर गई और लौट के उसी स्थान पर आ गई। तो उसने कितनी दूरी कुल मिला के मार्ग में तय की, तो कितना, यानी जो मार्ग उसने तय किया उस मार्ग की या पथ की जो लंबाई हो जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। किसी वस्तु के द्वारा तय की गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो 10 मीटर ऊपर गया और लौट के यहाँ पर ही आ गया, तो 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे, कुल मिला के हमारे पास तय की गई दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अब आप देखिए, प्रारंभिक स्थिति जहां पर थी, यहां से हमने बॉल को फेंका और लौट के वो यहां पर आ गई, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो आप अगर ऊपर की ओर विस्थापन पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे की ओर कैसे लेंगे, मतलब ऐसे माने ऊपर की ओर अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं मान, तो नीचे की ओर कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कुल मिला के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी है वो क्या प्राप्त हो रही, शून्य प्राप्त हो रही है। तो विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। इस प्रकार से वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है, ठीक है। नहीं, विस्थापन में हम कह सकते हैं निश्चित दिशा में चली गई दूरी भी विस्थापन कहलाती है। तो इसमें अब सदिश और अदिश राशि क्या होती है ना, इसे भी जानना जरूरी है। केवल डेफिनेशन जानने से काम नहीं चलता, हमारे समझ में आना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, वास्तव में हमारे समझ में आना चाहिए। केवल हमने याद करने से काम नहीं चलने वाला है जब तक आप उसे समझ नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एकांक समय में होने वाला जो विस्थापन है, एकांक समय में होने वाले विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। हम कह सकते हैं 1 सेकंड में जितना विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो आप ये मान लीजिए कि 1 सेकंड में वस्तु के द्वारा होने वाला विस्थापन कितना है, 2 मीटर है, इसलिए उसका वेग हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के वेग की हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। एक तो एक समान वेग, जरूरत पड़ जाती है वेग के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक समान वेग। और दूसरा हम बताएंगे आपको परिवर्ती वेग। एक समान वेग समझिए, एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, अगर समान समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया या होने वाला जो विस्थापन है वो कितना हो, समान हो। समान समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन अगर समान है तो उस समय उसका वेग क्या होगा, उस समय उसका वेग होगा एक समान वेग। अब परिवर्ती वेग क्या होता है, यदि समान समय अंतराल में होने वाला जो विस्थापन है वो अलग अलग है, हम सब कह सकते हैं यदि समान समय अंतराल में होने वाला जो वेग है वो होने वाला जो विस्थापन है
होने वाला जो विस्थापन है, वेग नहीं, समान समय अंतराल में होने वाला जो विस्थापन है वो क्या है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस समय उसका जो वेग होगा वो कैसा कहलाएगा, परिवर्ती वेग कहलाएगा। अब परिवर्ती वेग जरा ध्यान दीजिए, 3 कारण हो सकते हैं इसके। नंबर 1, परिवर्ती वेग का जो कारण हो सकता है, जो गतिमान वस्तु है उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा हो। दिशा में परिवर्तन होने पर भी वेग के मान में परिवर्तन होगा। क्यों होगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। नंबर 2, परिमाण, अगर उसके मान में परिवर्तन हो रहा है तो मान में परिवर्तन होने पर भी वेग के मान में परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 3, हम समझ लें दोनों में ही परिवर्तन, यानी दिशा में भी परिवर्तन हो रहा हो और दिशा में परिवर्तन होने के साथ परिमाण में भी परिवर्तन हो रहा हो, तो वेग में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। मैं आपको एक रफ उदाहरण बता दे रहा हूं, हालांकि इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर से आगे। एक वृत्तीय गति होती है, जरा ध्यान दीजिए, वृत्तीय गति। आप कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन यहां पर क्या है, इसका आप मान ले, इसका जो चाल है या वेग हम कहते हैं, चाल मानिए, चलिए वेग, ये 5 मीटर प्रति सेकंड है। थोड़ा शॉर्ट में समझ लें। अब ये यहाँ पर जो वृत्त की पोजीशन है, वृत्तीय मार्ग की पोजीशन है, उस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वेग की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो जब ये गतिमान है, इस प्रकार से गति कर रहा है, तो इसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड ही है। प्रत्येक पोजीशन में वृत्तीय मार्ग के इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहां पर वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन होने के क्या क्या कारण है मैंने आपको बताया। एक समान वृत्तीय गति को आगे चल के आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है औसत वेग। देखिए ये तो प्रकार हो गए। पहला है औसत वेग, माध्य वेग भी कह सकते हैं, औसत वेग। अब औसत वेग क्या है, औसत वेग में आप मान लें यदि डेल्टा टी समय अंतराल में, समय में लिख दें, समय में होने वाला विस्थापन डेल्टा एस हो, तब यदि डेल्टा टी समय में होने वाला विस्थापन डेल्टा एस हो तब औसत वेग, तो बी छोटा सा एवरेज लिख रहे हैं, ए बी शॉर्ट में लिख दिया, एवरेज के लिए लिखा है, तो बी एवरेज। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम लगाना चाहें तो ये कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, रिप्रेजेंट कर दीजिए, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो बी एवरेज वेक्टर बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी आप समझ रहे हैं, समय है, समय कैसी क्वांटिटी है, समय है स्केलर क्वांटिटी। तो डेल्टा टी समय में होने वाला विस्थापन अगर डेल्टा एस है तो इसका जो औसत वेग हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वेक्टर फॉर्म के अनुसार मैंने आपको लिख दिया। अब जैसा मैंने, अगर चाल वाली चीज आपको समझ में आ गई तो वेग वाली भी आसानी समझ में आ जाएगी। दूसरा आपका आता है तात्क्षणिक। काफी कठिन नाम है इंग्लिश, हिंदी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंग्लिश मैंने एक स्थान पर लिख दिया इसलिए मैं नहीं बता रहा। अभी जैसा मैंने आपको बताया था, डेल्टा टी जो समय अंतराल होता है, समय अंतराल का मान अति सूक्ष्म हो, क्या हो, अति सूक्ष्म हो, बहुत ही कम हो। तो डेल्टा टी जो समय अंतराल है, अगर जैसे मैं यहां पर डिटेल में बता चुका हूं आपको, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की कंडीशन में जो आपकी वेलोसिटी निकल के आती है वो कैसी आती है, वो आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप ऐसे मान सकते हैं, किसी चीज को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, किसी चीज को हम
तुरंत ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी क्षण ऑब्जर्व कर रहे हैं, तत्काल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या कहेंगे, उसे हम तात्क्षणिक, क्षण से बनाए, मूवमेंट से बनाए। तो उसी समय, जस्ट उसी मूवमेंट पर जब हम वेलोसिटी को एक प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उस समय जो हमारी वेलोसिटी कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, यदि वही लिखेंगे हम, यदि डेल्टा टी समय अंतराल सूक्ष्म है, तब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम उस तरीके से लिखेंगे, पहले हम लिखें v इक्वल टू लिमिट, जैसे लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या है, डी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को जैसा मैंने आपको बताया है, इसे हम लिख लेते हैं डी एस अपॉन डी। टॉपिक है वो है त्वरण, जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम उसे डिफाइन करेंगे, इसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको बोर्ड पर लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे आप समझ जाएंगे वास्तव में एक्सीलरेशन होता क्या है। आप सभी लोग जो स्टूडेंट बाइक चलाते होंगे या मान लीजिए स्कूटी चला रहे हैं, टू व्हीलर की हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, एक्सीलेटर होता है, ध्यान दिया आपने, जिससे हम क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। तो एक्सीलेटर जो है वो एक्सीलरेशन से रिलेटेड है, यानी एक्सीलेटर का जो काम है वो क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। तो यदि कोई वस्तु क्या होती है, गतिमान होती है, तो वस्तु के गतिमान होने पर अगर उसके वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है, किसी वस्तु के गतिमान होने पर उसके वेग के मान में यदि परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी गति कैसी कहलाएगी, त्वरित गति कहलाएगी। यदि कोई वस्तु वेग परिवर्तन के साथ गति कर रही है, तो उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए, यदि कोई वस्तु ऐसी है, यदि ध्यान दें, अभी मैं डिटेल में सब बताऊं, यदि डेल्टा टी समय में वेग परिवर्तन डेल्टा वी है, तब देखिए एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तब त्वरण बराबर हो जाएगा, त्वरण ए बराबर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यानी आप ऐसे समझ लें, वेग में होने वाला जो परिवर्तन है, उस वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम समय से क्या कर दें, भाग दे दें, तो वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम समय से भाग दे देते हैं, तो हम कह सकते हैं किसका मान निकल के आ गया, त्वरण का मान निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, या हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर। दर का मतलब होता है डिवाइड करना, रेट। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर या किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की जो समय दर है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर हम और बिल्कुल साधारण डेफिनेशन पर आ जाएं, डेल्टा टी का मान हम क्या ले लें, बल ले लें। तो डेल्टा टी का मान जब हम बल ले लें, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एकांक समय। यदि हम डेल्टा टी का मान क्या ले लें, एकांक को, 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड, तब ए बराबर किसके हो जाएगा, जो हम डेफिनेशन के लिए प्रयोग करते हैं, डेल्टा बी। हम कह सकते हैं 1 सेकेंड में होने वाला जो वेग परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि वास्तव में त्वरण होता क्या है। एकांक समय में होने वाला जो वेग परिवर्तन है
वो क्या है? त्वरण है। मैं आंतरिक रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए आप प्रयास कीजिए। कोई वस्तु है और ये गतिमान है। आप देखिए ये 1 सेकंड, ये कितने हो गए? 2 सेकंड, ये कितने हो गए? 3 सेकंड। तो मान लीजिए यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड है। फिर 1 सेकंड बाद कितनी हुई? 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई। फिर यहां पर कितनी हो गई? 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो इन पर आप देखिएगा, पहला जो सेकंड है 1 सेकंड में कितनी थी? 30 मीटर दूरी ये तय कर रही थी, तो उसका वेग क्या था? 30 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड बाद यानी 2 सेकंड में, ठीक है नहीं? तो 2 सेकंड में इसकी दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड तो नहीं कहेंगे, दूसरे सेकंड में, क्योंकि यहां से यहां तक का अंतराल कितना? 1 सेकंड है। दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हुई? 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और ठीक उसके 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो यदि हम क्या करें, वेग में परिवर्तन निकालें, तो वेग में परिवर्तन कितना आ जाए? वेग में परिवर्तन यहां से आ जाए 50 माइनस 30, कितना आ जाएगा? 50 माइनस 30, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 50 माइनस 30 अपॉन डिस्टेंस। तो हमारे पास एक प्रकार से वेलोसिटी तो ये आ गई। अब अगर हम समय अंतराल निकालें तो ये तो है 1 सेकंड पर, ये 2 पर, ये क्या है? 3 पर। तो यहां पर जो आपका समय अंतराल आया है वो कितना है? 2। ये 1 सेकंड पर है, ना कि 1 सेकंड के बाद। ध्यान दीजिए, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। तो ये कितना होगा? 20 अपॉन 2। यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो मान आ जाएगा 20 अपॉन 2 का मतलब ये कितना आ गया? 10 आ गया, 10। तो आप समझ सकते हैं, मतलब आप देखें, ये 1 सेकंड बाद हो गया, ये 2 सेकंड बाद हो गया। 2 सेकंड बाद स्पीड बढ़कर हो गई 30 से कितनी हो गई? 50। तो 2 सेकंड बाद स्पीड 30 से 50, यानी 2 सेकंड में स्पीड में कितना परिवर्तन हो गया? वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो गया? 20। तो 1 सेकंड में आप निकालेंगे वेलोसिटी में जितना परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? आपका त्वरण कहलाएगा या एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो गया? इस स्थिति में जो त्वरण निकल के आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए न्यूमेरिकल रूप से भी मैंने आपको बता दिया, इससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब अगर हम बात करें त्वरण की, तो देखिए एक त्वरण का एक होता है एक समान त्वरण। त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जिसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण क्या है? एक समान के लिए आप समझ लें, जैसे यूनिफॉर्म शब्द आया है, आप ध्यान दीजिए, क्लास में हम जाते हैं, कॉलेज में हम जाते हैं, मेन रूप से किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो उसकी क्या होती है? एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म माने क्या? सभी की ड्रेस में क्या होती है? समानता होती है, एक समान होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? एक समान है। तो आप ये समझ लें, यहां से अगर हम परिभाषा पे पहुंचे तो हमने देखा त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां पर अगर किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, समझने का प्रयास कीजिए आप, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, स्पष्ट है? किसी गतिमान वस्तु के समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन की स्थिति है, तो वो क्या कहलाएगी? तब वो कहलाएगा, यहां पर जो निकल के आएगा वो कहलाएगा एक समान त्वरण। तो ऐसे हम कह सकते हैं, परिभाषा ही मान ली जा रही, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा यदि समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या है? एक समान है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक समान त्वरण। जैसे आप उदाहरण के लिए इसी को देख लें, आप इसे देख सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है यहां से यहां तक जो समय में परिवर्तन कितना हुआ, 1 सेकंड हुआ है, और 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना है, 10। कितना है, 10। इसी प्रकार से देखिए 2 सेकंड के बाद जब 3 सेकंड आया तो समय में परिवर्तन कितना हुआ, 1 सेकंड, और वेग में होने वाला परिवर्तन भी कितना है, 10। तो यहां पर समय जो 1 सेकंड का समय है उसमें वेग में होने वाला परिवर्तन हमेशा समान है, कितना है, 10 है। तो इसलिए इस प्रकार की गति में क्या निकल के आ रहा है, इस प्रकार की गति में हमारे पास एक समान त्वरण आ रहा है। दूसरा हम आते हैं, जिसे हम कहते हैं परिवर्ती, बदलने वाला, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आप देखिए जिसे हम परिवर्ती त्वरण कहते हैं, परिवर्ती से हम समझ रहे हैं ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में क्या होता है, चेंज हो रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म है। एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसे अगर हम कहना चाहें तो इसे हम असमान त्वरण भी कह सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कंडीशन होती जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यदि समान समय अंतराल में वेग में होने वाला जो परिवर्तन था वो कैसा हो, अलग अलग हो। जैसे ये तो आपके लिए किसके लिए आ गया, ये तो आ गया यूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए आ गया, यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म। अब मैं यहां पर ही बता रहा हूं जैसे नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। आंकिक उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आए। कोई वस्तु है और ये वस्तु क्या कर रही है, देखिए 1 सेकंड जब है, 1 सेकंड, इसकी स्पीड या हमने वेलोसिटी मान ली है, कितनी है, ये मान लिया हमने 30 मीटर प्रति सेकंड है। अब 2 सेकंड पर आप आ जाए, अब यहां पर इसकी स्पीड कितनी हुई, 40 मीटर प्रति सेकंड। हम 3 सेकंड पर आ गए, इसकी स्पीड हो गई 60 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए यहां पर इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो यहां से यहां के बीच का जो समय अंतराल है, 1 सेकंड के बाद जब 2 सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो समय अंतराल हमारे पास कितना है, समय अंतराल हमारे पास है 1 सेकंड। और 30 से 40 जो वेलोसिटी हो रही है, तब आप समझ सकते हैं यहां पर वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वो कितना है, 10। अब आगे देखें, यहां से यहां तक समय में जो परिवर्तन हुआ है वो तो कितना है, 1 सेकंड, लेकिन वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन देखिए 40 से कितनी हो गई, 60, तो ये कितना आ गया, 20। तो यहां पर वही समय अंतराल 1 सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन 10 था, और वही समय अंतराल 1 सेकंड में यहां पर होने वाला परिवर्तन कितना है, यहां पर होने वाला परिवर्तन कितना है, 20। तो समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन कैसा है, अलग अलग है। तो यहां पर जो त्वरण आएगा वो त्वरण आपको कैसा होगा, असमान त्वरण होगा, जिसे हम परिवर्ती त्वरण भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं यदि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में होने वाला वेग परिवर्तन कैसा हो, अलग अलग हो, वेग में होने वाला परिवर्तन समान ना हो, तो इस स्थिति में कह सकते हैं ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें इसमें तो ये होता है औसत त्वरण। थर्ड, औसत त्वरण, एवरेज
एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन, तो औसत त्वरण या एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया था परवर्ती त्वरण के बारे में। यदि समान समय अंतराल में वेग में होने वाला जो परिवर्तन है, समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन कैसा है? अलग अलग है, असमान है। तो उस समय मैंने आपको बताया था, उस समय क्या निकल के आता है? ये परवर्ती त्वरण के लिए हम डिफाइन करते हैं। अब आप देखिए, यदि कोई वस्तु परवर्ती त्वरण के अंतर्गत गतिमान है या गति कर रही है और उसका हमें क्या करना? औसत त्वरण निकालना है। तो औसत त्वरण निकालने के लिए हम क्या कहेंगे? ए बार कहेंगे, ए बार। और ये हो जाए कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन अपॉन कुल वेग परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा? कुल समय। तो मैंने आपको बताया, यदि कोई वस्तु है वो असमान त्वरण से या परवर्ती त्वरण से गतिमान है और उसके लिए जब हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे या औसत त्वरण निकालेंगे तो होने वाले कुल परिवर्तन को, होने वाले वेग में कुल परिवर्तन को अगर हम कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत त्वरण निकल के आ जाएगा। अब फोर्थ टाइप की हम बात करें, सभी टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर आपको इसका पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने उसमें आपको चाल तथा वेग के बारे में बताया है, और चाल और वेग के बारे में जब मैंने आपको बताया तो उसमें बताया है, आपको पता होगा, मैंने एक समान चाल बताई है, असमान चाल बताई है, ठीक है, औसत चाल बताई है, तात्क्षणिक चाल बताई है, इसी प्रकार से वेग के बारे में बताया है। तो अगर आपको पिछला वीडियो समझ में आ गया है, पिछला टॉपिक समझ में आ गया है, तो आप इसे आसानी समझ लेंगे। पिछले 2 टॉपिक मैंने इस चैप्टर के जो पढ़ा दिए हैं, उन्हें देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और इनकी जो बेसिक नॉलेज है, जितने टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक मैंने कई बार चर्चा की है, 9th क्लास के हैं। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर 49 ऐसे वीडियोज हैं जिसमें मैंने बेसिक जानकारी दी है जो 9th में फिजिक्स की है, फिजिक्स के चैप्टरों को मैंने पढ़ा दिया है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। फोर्थ आपका आता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम या तो कहते हैं तात्कालिक, या तात्कालिक के साथ साथ क्या कहते हैं? तात्क्षणिक भी कहते हैं। एक प्रकार से क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता है। तात्क्षणिक, हिंदी थोड़ी सी टिपिकल है, मैंने आपको पहले ही क्या है, जितने टर्म हैं उन सभी की इंग्लिश आपको जरूर पता होनी चाहिए। तात्क्षणिक त्वरण या तात्कालिक भी कह देते हैं। तात्कालिक कहते नहीं कोई चीज, तत्काल रिजर्वेशन होता है त्वरण। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जैसे हम औसत त्वरण निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं, तब मैंने आपको बताया था कुल वेग परिवर्तन को हम कुल समय से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए, जो समय अंतराल है यहां पर, ये क्या होगा? ये हमारे पास होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब आप समझ लो, मैंने पहले भी आप, इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी घटना को हमें तुरंत मालूम करना हो, तत्काल उसी मूवमेंट पर, उसी क्षण पर हमें ज्ञात करना हो। जैसे आप देखिए, हम त्वरण यहाँ पर निकाल रहे थे, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो त्वरण निकल के आता, ठीक है नहीं, वो क्या था? वो था 1 सेकंड की स्थिति में। यहाँ पर जो त्वरण निकल के आता वो दूसरे सेकंड की स्थिति में था। यहाँ पर जो त्वरण निकल के आता वो क्या था? वो तुरंत था तीसरे सेकंड की स्थिति में।
तो आप देखिए, अगर हमें तात्कालिक त्वरण निकालना होता, यानी उसी समय निकालना होता, बिल्कुल उसी क्षण, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो समय अंतराल था वो कितना था, 1 सेकंड था। यहाँ पर समय अंतराल था कितना था, 1 सेकंड था। और यहाँ से यहाँ तक समय अंतराल कितना था, 2 सेकंड था। अगर आप ये मान लीजिए जस्ट हमें उसी समय निकालना हो, किसी, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड पे ही निकालना हो, या जस्ट 2 सेकंड पे निकालना हो, या जस्ट 3 सेकंड पे निकालना हो, तो उस समय क्या आएगा, उस समय जो त्वरण निकल के आएगा वो त्वरण हमारे पास क्या आएगा, तात्कालिक त्वरण निकल के आएगा। जैसे यहां पर हम देखें, यहां पर अगर हम त्वरण देखें, ठीक है नहीं, या यहां पर त्वरण देखें 2 सेकंड पे या 3 सेकंड पे त्वरण देखें, तो 1 सेकंड पर जो त्वरण निकल के आएगा वास्तव में वो क्या होगा, वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। 2 सेकंड पर जो त्वरण निकल के आएगा वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। और 3 सेकंड पर जो त्वरण निकल के आएगा वो भी क्या होगा, तात्कालिक त्वरण होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, डेल्टा टी को क्या करते हैं, डेल्टा टी को 0 मान लेते हैं। यदि, यानी जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता, ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल को हम क्या कर ले, सूक्ष्म मान लें। तो a इक्वल टू, पहले मैंने आपको बताया लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dv अपॉन क्या हो जाए, dt। और मैथमेटिक्स से या कैलकुलस से इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे हम dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो एक तो हमारे पास एक्सीलरेशन ये निकल के आ गया, a बराबर आ गया dv अपॉन dt। अगर इसे और अनदर फॉर्म में लिखना चाहें तो a इक्वल टू dy dt। और ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है विस्थापन अपॉन समय, तो dx अपॉन dt। मैथमेटिक्स में के टर्म में हम इसे लिख रहे हैं, इसकी आगे जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पर a बराबर हो जाए d2x अपॉन dt2, स्क्वायर नहीं बोलते, क्या आ जाए, d2x अपॉन dt2। इस तरीके से हम तात्क्षणिक त्वरण के मान को निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया, बस तात्क्षणिक में याद रखिएगा, जस्ट उसी समय, उसी मूवमेंट पर, उसी क्षण पर जब हम त्वरण की गणना करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से मैंने त्वरण के आपको चारों टाइप त्वरण की परिभाषा बताई, उसके चारों टाइप भी बता दिए। पहले मैंने बताया त्वरण क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बताया। फिर मैंने बताया एक समान त्वरण क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया परिवर्ती त्वरण क्या होता है। इसके बाद मैंने त्वरण बताया औसत त्वरण क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया तात्क्षणिक त्वरण। आपको बताऊंगा गति के जो समीकरण है उनका निर्माण हम करेंगे ग्राफीय विधि से, और ग्राफीय विधि के बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम गति के समीकरणों का निगमन करेंगे कलन विधि से, समाकलन विधि से। तो सबसे पहले आज जब हम गति के समीकरणों का निगमन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक समय वेग ग्राफ होता है। अगर आप ये ग्राफ जो है, इन ग्राफों के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की वजह से मैंने नहीं बताया इस चैप्टर में। आप 9th क्लास की जो प्ले लिस्ट है फिजिक्स की, उस पर जाकर तीनों ग्राफों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। प्रयास करूंगा मैं इसमें लिंक भी दे दूं। तो सबसे पहले तीनों समीकरणों के निगमन करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो हमें समय वेग ग्राफ को बनाना होगा। समय वेग ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, फिर मैं समीकरणों पर आता हूं। कलर चलिए, ये आपकी वाई अक्ष होती है और ये आपकी क्या होती है, एक्स अक्ष होती है। ये आपकी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मैं कलर चेंज करके यूज कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा समझना स्पष्ट हो जाए। एक्स अक्ष हो गई, वाई अक्ष हो गई। यहां पर मूल बिंदु होता है ओरिजिन। एक्स अक्ष पर हम लेंगे समय के लिए और वाई अक्ष पर हम लेंगे वेग के लिए। तो इस पर हम क्या ले रहे हैं, समय। और ये आपकी जो एक्सिस दिखाई पड़ रही है
इस पर हम ले रहे हैं वेग, वेग के लिए। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ में देखिए, सबसे पहले 0 0 की कंडीशन में देखिए, कोई वस्तु यहां पर, ध्यान दीजिए गतिमान वस्तु यहां पर है, तो ये मान सकते हैं आप उसकी प्रारंभिक अवस्था है, यानी समय भी 0 है, और समय 0 होने के साथ साथ उसका जो वेग है, वेग का मान भी क्या है, 0 है, यानी ऐसे मान सकते हैं वो इस समय क्या है, स्थिर अवस्था में है, वो गतिमान नहीं है। अब हमने देखा कुछ समय के बाद हमने देखा उसने गति प्रारंभ कर दी, और गति प्रारंभ करने के बाद हमने देखा वो इस स्थिति में आ गई, और यहां पर उसका जो वेग है, उस वेग को हमने क्या मान लिया, उस वेग को मान लिया u, और u वेग से गतिमान होने के बाद वो t समय में उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया, उसने t समय में वेग जो प्राप्त कर लिया वो कितना प्राप्त कर लिया, v। तो v जब वेग उसने प्राप्त कर लिया तो पहले तो वो यहां पर थी, और आप ये माने t समय के बाद वो पहुंच गई यहां पर, वेग कितना हो गया, v। तो t समय के बाद जब वो v वेग को प्राप्त कर लेती है, तो अगर हम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें, समय वेग ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें, तो ये रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी, किसके रूप में, ढाल के रूप में। अब आप देखिए एक परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं, इससे डाल दिया इस पर, और एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां से यहां पर, आप देखते रहे, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां। इनको हम नाम दे दे रहे हैं, कुछ इन पॉइंटों के नाम दे दे रहे हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं जिससे आपको आसानी रहे समझने में। इस पर जहां पर उसका प्रारंभिक वेग u है, उस पॉइंट को हमने माना a। जब उसका ये वाला बिंदु, इसे क्या मान लिया, b। जब उसका वेग कितना हो गया, उसका वेग हो गया v, तो उस पॉइंट को क्या मान लिया, c। ये जो समय अक्ष है, b वेग वाली स्थिति में समय अक्ष पर जो पॉइंट माना है वो क्या माना है, d। और जहां से हमने कंसीडर किया ओरिजिन जो कहलाता है, मूल बिंदु है ना, वो क्या हो गया, वो। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो समय अंतराल है, मैंने आपको बताया u प्रारंभिक वेग से गतिमान वस्तु के वेग में जब v तक परिवर्तन हो गया, यानी उसका प्रारंभिक वेग u था, और प्रारंभिक वेग से स्मॉल t समय में उसका वेग क्या हो गया, v। तो ये वाला हमारे पास समय कितना हो गया, ये वाला समय हो गया स्मॉल t। अगर हम इतने यहां से यहां तक देखें दूरी, इस वाली दूरी की अगर हम बात करें, तो इस वाली दूरी की अगर आप बात कीजिएगा, तो ये वाली जो दूरी है हमारे हिसाब से क्या है, ये प्रदर्शित कर रही है प्रारंभिक वेग के लिए। और इसके बाद आप देखिए, जिसकी अभी मैं आपको बताऊंगा, ये वाली जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा कि इसका मान 80 कहां से आ गया। एक ही बार में लिख रहे हैं जिससे लिखने से छूट ना जाए। ये हो गया 80 कहां से हो गया, देखो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ए क्या है, एक्सीलरेशन है, और टी क्या है, समय है। तो आप जाते त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। और त्वरण बराबर चूंकि वेग परिवर्तन बटे समय होता है, तो आप समझिए वेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाए, वेग परिवर्तन बराबर हो जाए त्वरण गुणा समय। तो यहां से यहां तक वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो बराबर हो जाए त्वरण गुणा समय के, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 80। अब आप देखिए, जैसा मैंने बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के बारे में आप देखिएगा। ये जो ग्राफ है, ये समय और वेग में संबंध जो होता है, ठीक है नहीं, उसके लिए बनाया गया है। समय और वेग में संबंध के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, और इसी की सहायता से बाकी जो है हम तीनों समीकरणों को प्राप्त कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है,
जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0। आप ये मान लें यहाँ पे समय भी 0 है और वेग भी 0 है, यानी इस समय वस्तु गतिमान नहीं है। अब वस्तु ने गति करना प्रारंभ की, तो जहां से हमने ऑब्जर्वेशन लिया वहां पर हमने माना इसका प्रारंभिक वेग क्या u है। एक्स एक्सिस पर हमने समय लिया और वाई एक्सिस पर क्या लिया, वेग। जब इसका प्रारंभिक वेग u है, उसके बाद हमने क्या देखा, स्मॉल t समय के बाद ये लगातार क्या है, ये गतिमान है। तो स्मॉल t समय के बाद इसका वेग कितना हो गया, इसका वेग हो गया v। और जब इसका वेग v हो गया, तो वेग v हो जाने पर हमने क्या किया, इसकी जो पोजीशन c है, c से एक परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स अक्ष पर। और जहां पर जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास u है, u से एक परपेंडिकुलर डाल दिया cd पर। एक अगर हम परपेंडिकुलर डालना चाहें तो इस पोजीशन में भी डाल सकते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसका हमें उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके बाद ये आपका अगर हम डिस्टेंस देखें, ये वाली दूरी देखें, तो 0 से कितना हो गया, वेग u हो गया। तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी u हो ही गया। और यहां से यहां तक वेग u से हो गया v। आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय के कारण आप समझ रहे हैं, यहां पर जो वेग परिवर्तन हो गया वो हो गया त्वरण गुणा समय। इसलिए ये वाली डिस्टेंस हमने किसने लिख ली, 8। तो हम इसे लिखेंगे, लिखते समय हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हम जो स्टेटमेंट बता रहे हैं आप लिखेंगे, कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और स्मॉल t समय के बाद उसका वेग परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, v हो जाता है। हम बता देंगे समय के लिए हम x अक्ष पर प्रदर्शित कर रहे हैं और वेग के लिए हम y अक्ष पर प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हम इस ग्राफ को बना देंगे। तो आप सबसे पहला रिलेशन है जिसे हम गति का पहला समीकरण भी कहते हैं, वेग समय रिलेशन, वेग समय संबंध समीकरण। तो वेग समय संबंध समीकरण में देखिए, ये हमारे बेटा ये जो ना AC जो कहलाएगा, AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास है समय वेग ग्राफ। इस समय वेग ग्राफ का जो ढाल होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं, ढलान कहते हैं, नहीं है नहीं। तो ये जो ढलान है या स्लोप है, इसके द्वारा हम निकालेंगे पहले समीकरण के लिए। तो इस अगर हमारे पास स्लोप है, इसका क्या करें, इसका ढाल निकाल लें, ठीक है नहीं। वो किसे प्रदर्शित करेगा, ये जो हमारे पास समय वेग ग्राफ बन के आया है, जिसे हम AC रेखा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम इसका मैंने बताया ना AC रेखा का ढाल निकाल लें, स्लोप निकाल लें, तो वो किसे बताएगा, त्वरण के लिए बताएगा। तो आप देखिए पहला समीकरण, यहां पर त्वरण, A बराबर सरल रेखा AC का ढाल, स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। जैसे आपने पर्वत पे देखा होगा, जैसे उतरते हैं या हम चढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। जैसे सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं, जीने की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो हम सरल रेखा AC का ढाल निकालें। आप सीधे सीधे और सरल भाषा में समझ लें, ये जो आपको त्रिभुज बना हुआ दिखाई पड़ा ABC त्रिभुज के लिए अगर हम tan थीटा का मान निकाल लें, तो जब हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे तो tan थीटा का मान निकलने पर क्या आ जाता है, tan थीटा का मान हमारे पास निकलने पर स्लोप निकल के आ जाता है, ढाल निकल के आ जाता है। तो यहां पर देखिए A बराबर, अब आप जानते हैं जो tan थीटा है, क्या है, tan थीटा। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं tan थीटा, हालांकि ये रफ वर्क है, tan थीटा। अब tan थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं लंब कोण क्या होता है, आधार होता है। तो लंब क्या हो गया, BC, और आधार आपके पास क्या हो गया, AB। और मैंने बताया यही वाला जो मान है वो किसे प्रदर्शित करेगा, ये त्वरण के लिए प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर A बराबर आपके पास क्या हो गया, BC अपॉन AB। A बराबर, आप BC का मान देखिए, तो BC का जो मान हमारे पास है, ये मान कितना है, BC का मान आप निकालिए,
तो BC का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ये जो हमारे पास C से D तक का जो डिस्टेंस है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं DC। DC या CD कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। अगर हम इसमें से ये वाला घटा दें, ये वाला घटा दें, क्योंकि हमें BC निकालना है। अगर हम BC में से और कितना घटा दें, BD घटा दें, कितना घटा दें, BD, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, BC की वैल्यू निकल आएगी। अपॉन क्या हो गया, AB, ये A हो गया। D से C की वैल्यू आप देखिए, तो D से C की वैल्यू बेटा अगर यहां से कंसीडर करें, यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B है। हम यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ये वाली जो 0 से अगर हम कंसीडर करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई B। ये वैल्यू कितनी है, B। तो ये हो गया B माइनस BD। देखिएगा फटाफट देखें आप, BD का मतलब मैंने आप सॉरी BD, तो BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू हमारे पास है U, स्मॉल u, अपॉन AB। तो A से B तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया, टाइम T से। AT बराबर त्रिची गुणा हो गई, कितना हो गया, B माइनस T, B माइनस U सॉरी। तो B बराबर हमारे पास आ गया U प्लस AT। ये आपका क्या कहलाता है, ये गति का कौन सा समीकरण निकल के आ गया, ये गति का पहला समीकरण निकल के आ गया, B बराबर U प्लस AT। अब आपको देखिए दूसरे समीकरण में हमें जो निकालना है वो निकालना है समय स्थिति संबंध। तो समय स्थिति संबंध के लिए अगर हम समीकरण निकालेंगे तो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो देखिए गतिमान, ध्यान दीजिए, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इसे हम स्मॉल एस मान लेते हैं, स्मॉल एस बराबर। तो स्मॉल एस जो होता है, ध्यान दीजिए, ये तो समय वेग ग्राफ है। ये क्या है, ये जो AC लाइन है, AC लाइन प्रदर्शित कर रही है समय वेग ग्राफ के लिए। और ये आपकी जो अक्ष दिखाई पड़ रही है, एक्स अक्ष, ये आपकी क्या है, समय अक्ष है। तो अगर हम जो हमारे पास समय वेग ग्राफ है और एक्स अक्ष है, इनके बीच घेरा गया पूरा क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, आ रही बात समझे। आप ऐसे मान सकते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, ये आपका हो गया AC लाइन, रेखा, स्ट्रेट लाइन, जिससे हम कह रहे हैं समय वेग ग्राफ। और ये आपकी क्या हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई समय। अगर हम ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, आप समझे, जैसे मैं चल रहा हूं, ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरा क्षेत्रफल निकालने में स्मॉल t समय के द्वारा, गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है उसका मान निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समय वेग ग्राफ, समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। यानी जो समय वेग ग्राफ है AC और ये जो समय अक्ष है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखिए यहां से लेके यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, और ये पूरा इस क्षेत्रफल का मान निकाल लें तो हमारे पास गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकल आएगी। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस पोर्शन को देखें, इसे वैसे तो ये समलंब चतुर्भुज बन गया। अगर हम इसे दो पार्ट में कर लें समलंब चतुर्भुज के लिए, हम आगे से लगाएंगे, तो ये तो हमारे पास बन गया आयत, और ये क्या बन गया बेटा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालकर आपस में क्या कर ले, जोड़ लें,
तो हमारे पास क्या निकल के आ जाए, हमारे पास जो ये क्षेत्रफल है जिसके हम निकालना चाह रहे हैं उसका मान निकल आएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, ओ हम कह सकते हैं आकृति, समलंब चतुर्भुज नहीं लिख रहे हैं, आगे आकृति क्या देखिए, ध्यान दीजिए ओ डी, ध्यान दीजिए ओ डी, फिर क्या हो गया बी, फिर क्या हो गया सी, ए का क्षेत्र। फिर से आप देखिएगा ये आपका क्या होगा, ये हो गया ओ डी बी सी ए, इसका क्षेत्रफल। देखिए अब इसमें आप देखिए दो भागों में हम इसे डिवाइड कर लें। हम देखें लिखते हैं आयत, आयत, आयत का नाम क्या लिख सकते हैं, ओ डी बी ए, या हम लिख सकते हैं आयत ए ओ डी बी का क्षेत्रफल। किधर से भी हम कर ले क्षेत्रफल पर, चाहे हम ए ओ डी बी लिख लें, चाहे डी बी ओ ए लिख लें, चाहे बी डी ओ ए लिख लें, क्षेत्रफल तो वही निकल के आएगा, वही आयत बनना है। तो कौन सा हो गया, ये हो गया ए ओ डी बी का क्षेत्रफल। अब आप देखिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बच रहा है, कौन सा, ए बी सी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र, क्षेत्रफल। अब आप देखिए आयत का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो हमारे पास क्या होगी, ए बी, ठीक है, लंबाई हमारे पास क्या होगी, ए बी या ओ डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, आयत बनना है। और बराबर इनटू क्या हो जाए, चौड़ाई, या तो हम लिख लें ओ ए या लिख लें बी डी, एक ही बात है, दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर है, इसकी समांतर भुजाएं जो है, इनटू बी डी प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू लंब गुणा आधार, 1/2 लंब गुणा आधार। तो यहां पर आप देखिए लंब हमारे पास क्या है, लंब है बीसी इंटू लंब कितना है, बीसी है, देखिए आप, और आधार क्या है, ए बी है, आधार ए बी। अभी हम वैल्यू रख रहे हैं, ये किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी निकालना है। ए से बी तक का मान देखिए आप, ए से बी तक का मान, तो ए से बी तक का मान हमारे पास क्या है, टी है, टी इंटू बी से डी का मान देखिए, बी से डी तक की वैल्यू क्या है, यू है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, यू प्लस हाफ बीसी की जो वैल्यू है, बीसी की वैल्यू आप देखिए, बीसी ये है, बीसी कितना निकल के आया, 80। और कैसे निकल के आया है, 80 का मान कैसे निकल के आया है, देखिए अगर आपको मैं रफ पर इधर बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए कैसे निकल के आया। ये रफ वर्क है, मैं लिख भी दूं इससे कंफ्यूजन, ये सब कितना रफ वर्क है। देखिए 80 कैसे निकल के आया, हालांकि मैंने आपको बताया था त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय, त्वरण है ये। और ये जो प्रदर्शित कर रहा है, यू से बी वेग हुआ, तो क्या है, वेग परिवर्तन के लिए, तो वेग परिवर्तन अपॉन क्या हो गया, त्वरण अपॉन समय टी। तो यहां पे वेग परिवर्तन बराबर आपके कितना आ गया, देखिए ये कितना आ गया, ए इंटू टी। तो ए इंटू टी वैल्यू कहां से लगाई है, यहां से ऐसे लगाइए। तो बीसी का मान कितना होगा, 80 इंटू ए बी, तो ए से बी तक क्या है, टाइम टी है। तो एस बराबर हमारे पास आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह गति का दूसरा समीकरण कहलाता है, और यह समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण भी है।
समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। आप अगर प्रयास करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर भी भेज दिए हैं, उन पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं, आपको हमें निकालना है बेर स्थिति संबंध समीकरण, जिसे हम गतिगत तृतीय नियम कहते हैं। तो देखिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, गतिमान वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिए, गतिमान वस्तु द्वारा स्मॉल टी समय में चली गई दूरी। अभी मैं आपको बता रहा, करना तो हमें वही है, दूरी एस। इसमें हम आपको जैसा बता रहे थे, इसमें हम ये जो आपका एसी है और ओडी है, इनके बीच का पूरा क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि हम चली गई दूरी निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, वहां पर जो आकृति थी हमने दो भागों में डिवाइड की। एक भाग को तो हमने आयत मान के क्षेत्रफल निकाल लिया और एक भाग को हमने क्या मान लिया, समकोण त्रिभुज। अब अगर हम पूरी आकृति के बारे में चर्चा करें, कौन सी आकृति, ये जो हमारे पास आकृति बन रही है ACDO, ये जो आकृति है, इस आकृति को अगर हम लिखना चाहें तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी, हम लिख सकते हैं OD। आकृति पहले लिख देना है, ODCA का क्षेत्र। अगर हम इसे लिखना चाहें तो मैंने आपको बताया, अगर हम आयत और समकोण त्रिभुज में से अलग अलग ना माने तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया हमारे पास एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज। तो हम कह सकते हैं S बराबर समलंब, देखिए समलंब चतुर्भुज ODCA का क्षेत्र। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग लेते हैं। तो समांतर भुजा हमारे पास कौन सी है, एक तो है AO और एक समांतर भुजा क्या है, CD। तो हम लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या होता है, उनके दोनों भुजाएं, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी है ना। लंबवत दूरी आप मान लें, दूरी मान लें, सही रूप में तो लंबवत दूरी है, अपॉन क्या होता है 2। S बराबर समांतर भुजाएं, देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक समांतर भुजा क्या है, OA। दूसरी समांतर भुजा क्या है, CD। उनके बीच की दूरी क्या है, AB। एक भुजा हो गई समांतर भुजा OA, एक समांतर भुजा क्या होगी, CD। उनके बीच की दूरी क्या हुई, AB, अपॉन क्या हो गया। देखिए O से A का मान लिखे अगर ये वाला, तो OA का जो मान होगा वही BD का मान होगा, एक ही समान है, तो ये क्या हो गया U प्लस C से D तक की वैल्यू रखें तो मैंने आपको बताया कितनी होगी, B अपॉन 2। और A से B का जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, T। टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास, T दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, गति के प्रथम समीकरण का थोड़ा सा उपयोग करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर, लेकिन ये कहां से निकल के आ रहा है, पहले समीकरण से आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां से T का मान निकाल रहे हो तो ये ध्यान दीजिए, T
तो टी बराबर क्या हो जाता, टी बराबर आ जाता बी माइनस यू अपॉन ए। यहां से निकालना है। फिर आप देखिएगा, अगर a बराबर b माइनस यू अपॉन टी है प्रथम समीकरण में, तो t बराबर हो जाए b माइनस यू अपॉन ए। तो t बराबर b माइनस यू अपॉन ए। तब वैल्यू रख दीजिए आप s बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस बी अपॉन 2। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा a। ये आप देखिए b माइनस यू है और ये u प्लस बी है, तो b प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी का जो प्रोडक्ट आता है, गुणा आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b प्लस यू और b माइनस यू, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए 2 पहले से ऑलरेडी 2, तो आप देखिए यहां पर जो हमारे पास निकल के आ रहा है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 2as। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर आ गया 2as। अगर हम इस यहां से लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as जो आ रही है, ये गति की क्या है, ये गति की तृतीय समीकरण है और ये वेग स्थिति संबंध से समीकरण संबंधित है। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों गति के समीकरणों का निगमन ग्राफीय विधि द्वारा कैसे करेंगे उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और 9th की मैंने चर्चा भी की थी। 9th में जो मैंने आपको बताया था, मेरी प्लेलिस्ट है चैनल की, उसमें अगर हम देखना चाहें तो उसमें भी हमारे पास हम देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ग्राफीय विधि के द्वारा तीनों समीकरणों का निगमन किया है। इनमें जो ग्राफ होता है उसके लिए 9th के आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। कलन विधि के द्वारा गति के तीनों समीकरणों को ड्राइव करना समझा रहा हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको तीनों समीकरण कलन विधि से किस प्रकार से हम ड्राइव करते हैं समझ में आ जाएगा। ग्राफीय विधि से जब हम गति के समीकरणों को निगमन करते हैं तो इस प्रकार का जो मेथड है वो 9th क्लास में भी दिया गया है। तो कलन विधि के द्वारा गति के समीकरणों को निगमन करने से संबंधित जो टॉपिक है वो क्लास 11th की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर आप देखें, किसी पहले समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो इसमें तीनों समीकरण है, किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, किस प्रकार ड्राइव करेंगे, इन्हें हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला समीकरण b बराबर u प्लस at होता है, इसका हमें डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम त्वरण से स्टार्ट करेंगे। तो किसी गतिमान वस्तु का त्वरण त्वरण की आप परिभाषा जानते हैं, आप जानते हैं वेग परिवर्तन की जो समय दर है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अगर हम लिखना चाहें कैलकुलस के हिसाब से लिखना चाहें तो त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन को हम मानते हैं dv अपॉन क्या हो गया dt। अगर हम इसे देखें तिरछी गुणा कर लें तो dv बराबर आ जाएगा a dt। यहां पर dt समय अंतराल है और वह समय अंतराल है जिसमें वेग में होने वाला परिवर्तन dv है। तो त्वरण बराबर आ गया dv अपॉन dt। यहां से आगे देखें तो a इंटू dt बराबर क्या है dv। अब ये हमारे पास dv बराबर a dt है, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का
समाकलन करने पर सबसे पहले आप समाकलन का चिन्ह लगाइए डीबी, यानी इंटीग्रेशन डीबी। एक समान त्वरण से ये गतिमान है तो एक का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, dt का। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट का मतलब आप समझ लें, हम प्रारंभिक और अंतिम लिमिट लगाते हैं। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो तो प्रारंभिक हो गया, और जहाँ पर अंतिम कंसीडर करते हैं हम उसे वो क्या हुई, अंतिम लिमिट। तो अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो प्रारंभिक वेग जो हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, u। तो जो लोअर लिमिट कहलाती है वो लिखी जाती है नीचे, और कहाँ तक अंतिम वेग पहुंचा है, b तक। तो जो अंतिम वाली लिमिट है उसे हम कहते हैं अपर लिमिट। तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा u to b, लिमिट हो जाएंगे u to b। अब इसी प्रकार की लिमिट हम लगाएंगे समय पर। तो प्रारंभिक वेग का जो समय था, जहां से स्टार्टिंग की है वो प्रारंभिक वेग था, तो वहां पर समय हमारे पास कितना था, 0। और u वेग बदल के जितने समय में t हुआ है ना, वेग बदलकर एक प्रकार से क्या हुआ, v हुआ, अंतिम वेग v हुआ, तो वो समय क्या था, t था। तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी, समय की जो लिमिट हो जाएगी 0 to क्या हो जाएगी, t। अब आप देखिए इसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन dv का जो इंटीग्रेशन होगा, आप ऐसे समझ लें, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे हम यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए x का कर रहे होते dx का, तो dx का क्या आता, x आता, कितना आ जाता है x। इसी प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, b, और लिमिट हो जाए u to b। ये हो गया, ये मैंने जैसे आपको अभी बताया है, dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, t, लिमिट होगी 0 to t। अब इसके बाद जब हम यहां पर लगाते हैं तो लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे हमारे पास होता, सपोज कीजिए x होता और इसकी लिमिट होती u to b, तो पहले हम यहां पर रखते हैं अपर लिमिट। तो x की जगह अपर लिमिट लिखी तो कितना हो गया, ये b, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और माइनस का चिन्ह लगा के हम x की जगह पे क्या रखेंगे, u रखेंगे, लोअर लिमिट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b माइनस u। इसी प्रकार से जब हम b के प्लेस पर b रखेंगे तो ये b आ गया, और b के स्थान पर हम u रखेंगे तो ये u आ गया। ये पहले लिखेंगे अपर लिमिट, तो t के प्लेस पर t लिखेंगे तो t आ जाएगा माइनस, अब t के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। तो ये b माइनस u बराबर कितना आ गया, 0 होने की वजह से ये क्या हो गया, 80। तो v बराबर u इधर ले जाएंगे तो u प्लस 80। ये हमारे पास प्राप्त हो गई समीकरण नंबर 1। ये गति का पहला समीकरण है जिसमें आप जानते हैं b बराबर क्या आता है, b बराबर आता है u प्लस 80। अब आप देखिए इसके बाद हम दूसरा समीकरण निकालना है। तो दूसरे समीकरण के लिए देखिए, गतिमान वस्तु का वेग हम वेग उस स्थिति में निकाल रहे हैं जब उसने dt समय में कुल मिला के दूरी कितनी तय की है, ds। हम कह सकते हैं dt समय में होने वाला जो विस्थापन है, अगर हम इसे सदिश क्वांटिटी मानकर बात करें तो dt समय में होने वाला विस्थापन क्या है, ds है। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt। अब इसके बाद आप देखिए, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, तिरछी गुणा करना है, तो ds बराबर क्या हो जाएगा, ds बराबर हो जाएगा b dt। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम b के प्लेस पर अगर लिखना चाहें समीकरण नंबर 1 से, लेकिन
v बराबर क्या होता है u प्लस AT, तब ds इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए u प्लस AT। हमने किसकी वैल्यू रख दी b की वैल्यू, और ये क्या हो गया dt। इसके बाद हम लिमिट लगाकर क्या करेंगे समाकलन करेंगे, और समाकलन करने के बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। कैसे अपर लिमिट लगाते हैं लोअर लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन के बाद मैंने आपको शो कर दिया है वहां पर। तो यार देखिए ये पॉइंट्स है जिन्हें आपको याद रखना है। पहली चीज इसे याद रखना है, दूसरा इसे रखना है, और तीसरा जो यूज होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोनों पक्षों, अगर आप ध्यान से देखें तो काफी आसान है। ग्राफीय मेथड में थोड़ा बड़ा हो जाता है, और अगर हम कैलकुलस मेथड लगाते हैं तो यहां पर हम आसानी सॉल्व करते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने का, और साथ में क्या करेंगे हम लिमिट भी लगाएंगे। तो देखिए पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, ये क्या हो गया ds। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, ये क्या होगा u प्लस AT, और ये क्या होगा dt। dt की हम गुणा कर रहे हैं और दोनों टर्म को अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो गया ds, लिमिट अभी लगाएंगे, इंटीग्रेशन u बाहर आ जाएगा, u बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो गया dt प्लस a बाहर आ जाएगा, जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है उसे हम बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो ये हो गया t dt। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट की। देखिए इधर से देखें, जब समय था जीरो, ठीक है ना, प्रारंभ, जब प्रारंभिक स्थिति समय 0 था, वस्तु द्वारा चली गई दूरी भी कितनी थी 0 थी, और जब समय का मान 0 से बढ़कर कितना हो गया t, तो दूरी कुल मिला के कितनी हो गई s। तो अपर लिमिट जो दूरी के लिए लगेगी वो s लगेगी, और समय के लिए क्या लगेगी t लगेगी। जबकि जो लोअर लिमिट है, प्रारंभिक स्थिति वाली लिमिट है, वो क्या थी 0, क्योंकि प्रारंभिक दूरी क्या थी 0 थी, वहां से आगे उसने चलना प्रारंभ किया था। तो आप देखिए जैसे मैंने बताया dx का x होता है, तो s का क्या हो जाएगा ds का हो जाएगा s। 0 to s ये लिमिट लगा देंगे u। dt का जैसे मैंने बताया क्या हो जाएगा t हो जाएगा, 0 to p लगा देंगे, ये a हो गया। अब जरा इस पर ध्यान दें, जब हम t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फार्मूला होता है, देखिए याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी, x की पावर n और dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो जो पावर दी गई होती है उसमें एक पावर को हम जोड़ देते हैं, यानी n में एक जोड़ देंगे तो n प्लस 1, और जो पावर एक जोड़ते हैं उसी से हम इसे क्या कर देते हैं भाग देते हैं। तो xn dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर t की पावर क्या है 1 है, और t की पावर 1 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आपके अनुसार कितना होना चाहिए, ये t स्क्वायर हो जाएगा, और जो एक जोड़ने के बाद पावर आती है उसी को हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट लगा देंगे 0 से t तक। तीनों जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए, उसे मैंने आपको शो कर दिया है। अब हम लगाएंगे लिमिट्स। तो मैंने बताया पहले तो अपर लिमिट रखें तो s के स्थान पर s रखेंगे तो s हो गया, माइनस s के स्थान पर 0 रखेंगे 0 हो गया, u हो गया। t के स्थान पर t रखेंगे तो t आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं तो t के स्थान पर क्या लगाएंगे 0 प्लस a। अब t के स्थान पर t लगाएंगे, है ना, ये 2 जो नीचे का है वो हम बाहर ले रहे हैं। t के स्थान पर t लगाएंगे तब तो ये आ जाएगा t स्क्वायर, और माइनस t के प्लेस पर जब हम लगाएंगे लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0।
इस प्रकार से ये एस आ गया और ये कितना आ गया यूटी और ये हो गया हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये हमारे पास गति का द्वितीय समीकरण है। अब हम चलते हैं गति के तृतीय समीकरण की ओर, थोड़ा सा ये बड़ा है, देखिए किस प्रकार से। गतिमान वस्तु का त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय, dv अपॉन dt। ए बराबर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ds से तो देंगे भाग, ध्यान दीजिए ds से क्या दे दिया भाग, ये dt आपका है ही और ds से क्या कर दी गुणा, तो ds से ds कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने ds से गुणा किया और ds से भाग दे दिया। क्यों दिया अभी मैं बता रहा हूं आपको। अब इसके बाद आप देखिएगा, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम जानते हैं, लेकिन वेग जो होता है वेग v, वेग बराबर अभी हमने लिखा था क्या होता है ds अपॉन dt, तो वेग बराबर होता है ds अपॉन dt। तब a बराबर ds अपॉन dt को हमने लिख दिया v और ये हो गया dv अपॉन ds। ध्यान दें ds अपॉन dt को हमने लिख लिया v और dv अपॉन ds है ये। इसके बाद आप देखिए तिरछी गुणाकार हम जिसे कहते हैं, तो a ds, ये ds s का छोटा सा भाग है, ये d और s अलग अलग नहीं है, ऐसे जो dv है वो वेग का क्या है, छोटा सा भाग है, अवकलन के रूप में है, d और b अलग अलग नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो ये आ गया v dv। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम करेंगे समाकलन। तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिमिट्स हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी मैं बता रहा हूं। a को बाहर निकाल लीजिए, a में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये ds। b को बाहर निकालिए, b को बाहर नहीं निकालेंगे, b में परिवर्तन हो रहा है कि v dv है, तो v dv। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट्स की। तो देखिए जब हम लिमिट यहां पर अप्लाई करेंगे, तो लिमिट को अप्लाई करते समय जब हम इसे लगाएंगे तो आप देखिए a ऐसे ही रहेगा। पहले हम लिमिट लगा दें, तो देखिए जब प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या था, u था, जहां से इसने स्टार्ट किया गति करना, तो जहां से गति करना स्टार्ट किया उस समय दूरी क्या होगी, 0। प्रारंभिक वेग क्या था, प्रारंभिक वेग था u। ये इस प्रकार से लगाते हैं जैसे कोई वस्तु चलना शुरू कर रही है और चलना शुरू कर रही है और कुछ देर बाद हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग हमने माना u, तो जहां से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं प्रारंभिक वेग ले रहे हैं, उसका मान क्या लेंगे, फिर 0 लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अपर लिमिट की। तो इसका वेग u से परिवर्तित होकर कितना होता है v, और उतने समय में चली गई दूरी आपकी क्या हो गई s, कितनी हो गई s। तो यहां से देखिए आप a, मैंने आपको बताया ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा s, लिमिट लगाएंगे 0 to s। अब जैसा मैंने बताया ये हमारे पास क्या है, v dv है, तो इस वाले फार्मूले पर आप ध्यान दीजिए। इस वाले फार्मूले पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास क्या हो जाए, v की पावर 1 है, तो एक जोड़ेंगे v स्क्वायर अपॉन जो पावर जुड़ के आएगी, यानी एक में एक जोड़ा 2, उससे क्या कर देंगे भाग, और लिमिट हो जाएगी u to b। a पहले हम लगाते हैं अपर लिमिट, यहाँ तो ऐसे s के स्थान पर ऐसे रखेंगे जैसे मैंने इसमें आपको समझाया, जैसे x है और b और u है अपर और लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पे b आया, माइनस x की जगह पे u आया।
अब यहाँ पर एस है तो एस के स्थान पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा माइनस, एस के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, और इसका जो 2 नीचे आ रहा है ना, इसे हम 1/2 लिख लें, बाहर ले लें। अब हमारे पास बचा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पर पहले हम लिमिट लगाएंगे, कौन सी, अपर लिमिट। तो बी के ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, अलग हो गया, इसे आप बाहर रख ले रहे हैं। तो b के स्थान पर b लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, अब जो बी स्क्वायर है b है, इसके स्थान पर u लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। ये आ गया as बराबर 1/2 और ये आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तिरछी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका आ जाएगा 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर हम यू स्क्वायर इधर ले आए तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का हमारे थर्ड या तृतीय समीकरण कहलाता है। तो पहला समीकरण निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया त्वरण से, ठीक है नहीं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तिरछी गुणा कर दी, dB बराबर आ गया a dt। दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर लिया और समाकलन करने के लिए हमने क्या लगा दी, लिमिट। तो जो प्रारंभिक वेग u है उस समय क्या है 0, और जब वेग कितना होगा b तो समय क्या होगा t। उसके बाद हमने इसे इंटीग्रेट कर लिया, पहली समीकरण b बराबर u प्लस at आ गई। अब हमने दूसरी समीकरण निकालने के लिए वस्तु का वेग हम जानते हैं b बराबर ds/dt होती है, तिरछी गुणा कर ली। हम गति का जो प्रथम समीकरण है जिसमें b बराबर u प्लस at होता है, तो हमने a के यहाँ पर v के स्थान पर रख दिया u प्लस at। दोनों पक्षों का हमने समाकलन किया और समाकलन करते समय समय की जो लिमिट लगाई, जब वो 0 है समय, जहां से हम प्रारंभिक कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उस समय चली गई दूरी क्या थी, 0 थी। और जब समय t हो गया तो चली गई दूरी क्या हुई, s। इस प्रकार से इंटीग्रेशन करने के बाद s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण निकल के आ गया। अब तीसरा जब हम निकालते हैं, थोड़ी सी टेक्निक प्रयोग करते हैं हम, गतिमान वस्तु का त्वरण। तो ये आपका आ गया v बराबर a बराबर dv/dt, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। हमने ds से दिया भाग, ध्यान दीजिए, और ds से क्या कर दी, गुणा। अब क्यों कर दी, थोड़ा आगे देखिए, वेग बराबर जो होता है v बराबर ds/dt होता है, यहाँ पर हमने लिखा है ऑलरेडी पहले। तो हमने ds/dt की जगह पे क्या लिख दिया, v लिख दिया, और dv/ds है, तिरछी गुणा कर ली। दोनों पक्षों का हमने क्या किया, समाकलन किया। तो वेग के अनुसार जब हमने लिमिट लगाई तो वेग प्रारंभिक था u, और उस समय मैंने आपको बताया चली गई दूरी क्या थी, 0। क्योंकि जहां से प्रारंभिक वेग ले रहे हैं वहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो हमारे पास चली गई दूरी क्या है, 0 है। और जब वेग कितना हो गया, v हो गया, उस समय चली गई कुल दूरी क्या हुई, s। और हमने ये लगाने के बाद लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट कर लिया, जिससे हमारा गति का तृतीय समीकरण b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आ गया।